Hi everyone, welcome to the channel. We are टीच मंत्रा, हम हैं टीच मंत्रा। आपका चैनल में फिर से स्वागत है। बाल मनोविज्ञान की आज हम एक बेहतर क्लास आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर PYQ क्वेश्चन जो सुपर टेट के एग्जाम में 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे और इसका जो सिलेबस है उस पर भी एक नज़र डालेंगे, डिस्कस करेंगे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो बाल मनोविज्ञान का पोर्शन है वो टीटी के एग्ज़ाम में, जो यूपी टेट का एग्ज़ाम है उसमें 30 नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है सुपर टेट के एग्ज़ाम में, कि आपको ज़्यादा कुछ बेहतर मतलब अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से बाल मनोविज्ञान CDP पढ़ रखी है तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। बट एज अ सिलेबस जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हमारा चैनल आपके लिए बेहतर स्टडी मटेरियल लाने के लिए एकदम तत्पर है। तो हम CDP का आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सुपर टेट में आए उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम थ्योरी वाइज क्लासेस करेंगे, उसके आपको नोट्स मिलेंगे, आप क्लासेस को बेहतर तरीके से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छे अंक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे बढ़िया मटेरियल आपके लिए हम लाते रहेंगे। और चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। ये सिलेबस मैंने पहले से लिख रखा है, जो 2019 का एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। बेसिकली मैंने सिलेबस पहले पिछली वीडियो में डिस्कशन कर रहा था, जिसमें आपको आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। मैं उसका लिंक वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसको भी सिलेबस को देख लीजिए। उसमें हमने डिटेल सिलेबस पर डिस्कशन किया था, पूरा एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो बेसिकली हम CDP की अभी बात कर रहे हैं, तो CDP में जो बेसिक टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा भी कई क्वेश्चन थे जो इसमें टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन पे भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से फंस सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं। तो वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये एक टॉपिक हो जाएगा। इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, बालक की अलग अलग, क्योंकि सारे बालक एक जैसे नहीं होते, सबकी अपनी एबिलिटी है, अपनी क्षमताएं हैं, अपनी समझ है, अपनी सोच है। और कोई स्लो सीखता है, कोई तेज सीखता है। इसी में डिफ्रेंशिएट करके हम लोग पढ़ेंगे, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, और भी बाकी चीज़ें हैं उन पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाउ ग्रोथ इज वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा आता है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर कॉजिंग द ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड। इसमें हम ये इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी बालक का डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, वो स्लो सीख रहा है, क्यों सीख रहा है। हो सकता है उसके खान पान में अच्छा ना हो, उसको वो पौष्टिक चीज़ें, वो चीज़ें ना मिल रही जिसकी उसकी ग्रोथ में डिफिकल्टी आ रही है। उस ग्रोथ की डिफिकल्टी की वजह से उसकी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, जिससे वो स्लो सीख पा रहा है, स्लो लर्निंग उसके अंदर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड आता है सीखने की आवश्यकता की पहचान, नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन द नीड ऑफ लर्निंग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बालक को सीखने के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उसको किस तरीके से सीखना चाहिए, किस तरीके से सिखाना चाहिए, जिससे वह तेज़ी से सीख पाए। और उसकी आवश्यकताएं, उसके सीखने की आवश्यकताओं को पहचानना है कि वो किस तरीके से चीज़ों को समझ रहा है। प्रत्यक्ष रूप से उसको हम जब एनवायरनमेंट में ले जाते हैं, चीज़ों को समझ लेता है, बट उसको जब कुछ पढ़ने याद करने के लिए दिया जाता है तो उसको याद नहीं होता है। या फिर बोर्ड पे या होमवर्क में या बाकी चीज़ें हैं, इसके रिस्पेक्ट में डिटेल में जो हम लोग थ्योरी क्लास करेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पे आता है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना। यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे, जो क्लास का एनवायरनमेंट है, पढ़ाई के लिए किस तरीके का वातावरण होना चाहिए, शांत वातावरण क्लास का, बाकी चीज़ें कि बच्चा किस तरीके से सीखे, किस वातावरण में पढ़ाई करनी चाहिए। फिफ्थ टॉपिक है हमारा सीखने के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लर्निंग। थ्योरी ऑफ लर्निंग में हम लोगों को सीखने के सिद्धांत में पढ़ना है कि जो LSRW है, लिसन स्पीक राइट रीड राइट, इन सब के बारे में पढ़ना है। लर्निंग की जो मेन
चीज़ें होती, कौन सी चीज़ पहले है कौन सी चीज़ बाद में है, इसका डिटेल थ्योरी में हम लोग इसको पूरा डिस्कस करके पढ़ेंगे। पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसके भी जो होंगे बाकी एग्जाम से भी आए हैं उनको भी मैं आज हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। और सीखने के सिद्धांत या फिर कोई भी जिसमें से कोई भी टॉपिक होगा उसके सारे आपको बढ़िया से बेहतर क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि 8 से 10 20 क्वेश्चन करवा के ही टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिकता, उपयोगिता एवं चुनाव। ये बेसिकली सीखने के सिद्धांत का ही एक पार्ट है कि पहले तो हमें सीखने के सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, फिर उनकी क्या उपयोगिता है, उनका चुनाव कैसे करना है और उनको बिहेवियर में कैसे यूज करना है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा दिव्यांग छात्रों के हेतु विशेष व्यवस्था। मतलब क्लास में काफ़ी डिसेबल स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में इनको कम, किसी को कम सुनाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, बोलने में दिक्कत है, काफ़ी चीज़ें, तो उनके लिए हमें क्लास में विशेष व्यवस्थाएं करनी होती हैं कि वो बच्चे कैसे सीख पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ें। सो इतना पूरा सिलेबस डिस्कशन करने के बाद अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि क्या क्या टॉपिक मेन फोकस करके पढ़ना है। और बाकी अब हम चलते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए उन पर डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई? रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश फॉर विच पर्पस? दूरस्थ शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, दिव्यांग जन की शिक्षा, उपयुक्त में से कोई? डिस्टेंस एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, PWD। लास्ट टॉपिक था ये, अभी लास्ट टॉपिक में हमने अभी आपको बताया, डिस्कस किया। सो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। भारतीय पुनर्वास जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है ये बेसिकली काम करता है जो विदेशों में यूनिवर्सिटीज़ हैं या बाहर पढ़ने जाते हैं बच्चे, उनको अथॉरिटी देता है कि आपको वहाँ पे कैसे, मैं जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उन पे कैसे किस तरीके से काम करना है, कैसे उनको पढ़ाना है, और उसको लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। तो ये उसके लिए काम करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो लॉ ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन इंक्लूड्स, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है। सो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सेफेलोटिकल लॉ और सेकंड दिया गया प्रोक्सिमल लॉ, मस्ताकोदमुखी नियम, निकट से दूर नियम। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो सेंटर से बाहर की होती है और किसी भी बालक का जो विकास होता है वो सिर से पैर की तरफ होता है। सो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों चीज़ें सही है। निकट से दूर जो सर्कल है उससे बाहर की ओर, इसको जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे तो वो भी चीज़ होती है। यहाँ पे आपका सोशलिज्म से मतलब होता है इस डेवलपमेंट से, और बाकी जो उसकी ग्रोथ का डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपका आंसर जो इस क्वेश्चन में हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्गरेट मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता, ये आपका पहला टॉपिक था, अभी हमने सिलेबस में डिस्कस किया। व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अकॉर्डिंग टू मार्गरेट मीड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज जैविक, बायोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, सजातीय, होमोजीनियस, सांस्कृतिक, कल्चरल। सो मार्गरेट मीड हैं, ये एक विदेशी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मानव शास्त्र में
इम्यूनोलॉजी में इस चीज़ को डिस्कशन किया, और इनका जो मेन वर्क रहा है वो कल्चरल साइंटिफिक थ्योरीज पे रहा है कि किसी भी मानव के जीवन में उसके सांस्कृतिक जो कल्चरल चीज़ें हैं, उसके देश का जो कल्चर है, समाज का जो कल्चर है, आसपास का एनवायरनमेंट का जो कल्चर है, वो उसकी लाइफ में किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो मार्gaरेट मीड ने इनकी एक सहपाठी वैज्ञानिक भी थी, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने दोनों लोगों ने मिल के इस चीज़ पे काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने इस बारे में पता लगाया कि मानव की जो विकास है उसमें उसके कल्चर का काफ़ी इफेक्ट होता है, और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। सो इसका 63 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, सांस्कृतिक। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी इजी क्वेश्चन। ब्रेन लिपि के जनक हैं 1821 लुई ब्रेल, फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने लुई ब्रेल, जो बच्चे देखने में अक्षम होते हैं, देख नहीं सकते हैं, या उनको समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने ब्रेन स्क्रिप्ट, ब्रेन लिपि का आविष्कार किया, जिन्होंने 1821 में इस चीज़ को मतलब बनाया और सबके सामने लाया, जिससे हम बच्चों को, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनकी लाइफ में काफ़ी बेहतर सुधार हो सके, शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हो सके। जो बच्चे विशेष शिक्षा की ओर नहीं जा पाते थे, दिव्यांग थे, पढ़ने नहीं जा पाते थे, सीख नहीं सकते थे कुछ, उनकी लिए उन्होंने इस चीज़ का डेवलपमेंट किया, और इससे काफ़ी ही एजुकेशन में डेवलपमेंट हुए। तो इसका सीधा सा आंसर आपका 64 टू नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनर? हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? तो इसका आपका क्वेश्चन हो जाएगा पावलोव। इन्होंने कुत्ते के ऊपर जो अपना प्रयोग किया था, उसके तहत इन्होंने इस चीज़ को बताया कि क्लासिकल कंडीशनर की थ्योरी क्या होती है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, पावलोव पढ़ेंगे लर्निंग थ्योरीज में, इन सब चीज़ों के बारे में, उद्दीपक अनुक्रिया क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर है वो आपका तीसरा नंबर होगा। बिल्कुल सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक हेरिडिटरी जीनियस इज रिटन बाय हूम? तो आपका ये क्वेश्चन डायरेक्ट है, सीधा पूछा गया है, इसका आपका फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, और उसी टाइप के क्वेश्चन सुपर टेट या टेट एग्जाम में ज़्यादातर आते ही है। तो इसका आपका सीधा सीधा आंसर गाल्टन हो जाएगा। उन्होंने काफ़ी ही हेरिटी इन्वायरमेंट से संबंधित है, आनुवांशिकता से। इसके बारे में इन्वायरमेंट, बच्चे के इन्वायरमेंट में हेरिटी, उसकी आनुवांशिकता का क्या ही योगदान होता है, क्या योगदान होता है, तो उसके बारे में उन्होंने डिफरेंस बहुत ही डिटेल में अपना रिसर्च करके इस बुक को लिखा। तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? गाल्टन के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट भी होता है, तो आपको इसको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, पौष्टिक भोजन, न्यूट्रियस ग्लैंड, न्यूट्रियस डाइट। थर्ड ऑप्शन है डिजीज एंड इंजरीज। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बालक के विकास को प्रभावित करता है, ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से ये भी है। बेसिकली इसमें बोला गया अंतःस्रावी ग्रंथियां इमोशंस को कंट्रोल करती हैं हमारी। पौष्टिक आहार, बिल्कुल ये भी बात सही है। रोग एवं चोट, ये भी सही है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको चोट लग जाती है, फिर वो 1 महीने तक स्कूल नहीं जा पाता है, तो उसकी विकास भी प्रभावित होगा। वो बेड पे लेटा है, काफ़ी दिन हो गए हैं, सही से खा पी नहीं रहा, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, उसकी ग्रोथ में बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। इस पर जब खा नहीं रहा है, इसकी वजह से उसकी जो ग्लैंड्स हैं वो भी ठीक से काम नहीं करते हैं। उसका इमोशनल जो डेवलपमेंट है
वो भी रुक जाएगा, जिसकी वजह से वो उसके जो थिंकिंग लेवल है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे। सो इसके 1 2 3 4 तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसके हिसाब से आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गैनेस लर्निंग हेराक्री। यहाँ पे हेराक्री के बारे में पूछा गया कि गैने ने क्या संप्रत्यय, क्या अधिगम लर्निंग थ्योरीज में सीखने के जो संप्रत्यय दिए, अधिगम के बारे में बताया है, सोपान की के बारे में बताया है, ऑर्डर ऑफ गैनेस लर्निंग हेराक्री के बारे में बताया है, तो उसके बारे में ऑर्डर पूछा गया है। तो उन्होंने टोटल 8 ऑर्डर बताए हैं। 8 ऑर्डर में आपका एक ऑर्डर नीचे से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो एक ऑर्डर दूसरे से अधिक जटिल होता जाता है। सबसे लास्ट में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग ही आता है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। रूल लर्निंग इसमें लास्ट में दिया तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं। कॉन्सेप्ट लर्निंग इसमें लास्ट में ये नहीं होगा, ये हो सकता है, लेकिन इसमें रूल लर्निंग पहले दिया है तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे किसी चीज़ का, फिर उसके बाद उसका नियम सीखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें आपका सही ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। बाकी जब हम गहने के बारे में पढ़ेंगे थ्योरी में, तो मैं आपको 8 जो उन्होंने सोपान दिए उसमें क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका आंसर तीसरा नंबर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। द स्टेज ऑफ क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द इंडिविजुअल डू नॉट गिव अटेंशन टू द प्रॉब्लम इज अनुवादन, ट्रांसलेशन, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन, उद्भवन, इक्यूबेशन, आयोजन, प्रिपरेशन। इसमें आपको क्वेश्चन में ध्यान देना नहीं देता है से पूछा है, क्योंकि काफ़ी बार होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देते हैं, डायरेक्ट ही क्वेश्चन का आंसर नहीं। निगेटिव क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन को ध्यान से ही पढ़ना है। एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम आप देने जाएं तो क्वेश्चन को पहले आपको केयरफुली रीड करना है कि आप क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं देता है, डू नॉट गिव, यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर अब आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि इसमें से 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है। तो होता क्या है कि हम लोगों को एक ही साइड से सोच रहे होते हैं कि हमें सिर्फ क्वेश्चन में सही आंसर ही टिक करना होता है, बट आजकल एग्जामिनर काफ़ी होशियार हैं, तो वो ये भी पूछते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसका जो होगा ट्रांसलेशन बिल्कुल ही क्रिएटिविटी स्टेज का है। अनुवादन, प्रदीप्ति, इल्यूमिनेशन भी हो, प्रदीप्ति भी होती है, प्रिपरेशन भी करेंगे, क्रिएटिविटी लेवल है। तो प्रतिभाशाली बालक में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इंक्यूबेशन, उद्भवन, ये चीज़ नहीं होती है जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग एट क्रिएटिविटी लेवल, प्रॉब्लम सॉल्विंग जब हम क्रिएटिविटी लेवल पर सृजनात्मकता, समस्या समाधान की व्यवस्था पर कर रहे होते हैं, तो उद्भवन, इंक्यूबेशन उसमें इंक्लूड नहीं होता है। बाकी ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। आपको अब समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड इन। इसमें राष्ट्रीय अस्थि विकलांग के बारे में पूछा गया है कि कहाँ पर ये स्थित है। तो देहरादून में आपका फिलहाल है दृष्टिबाधित संस्थान, और मुंबई में आपका है हियरिंग अफेक्टिव इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ये हो जाएगा। सिकंदराबाद में आपका है मानसिक, मेंटल हेल्थ से संबंधित जो है। और बाकी जो आपका ऑर्थोपेडिकली अस्थि विकलांग संस्थान है वो आपका कोलकाता में है। मैंने आपको ऑप्शन में जो जो चीज़ें तीनों जगह दी हैं, तीनों में क्या, तीनों जगह क्या क्या है, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट टाइम इन्हीं ऑप्शन में से कोई दूसरी चीज़ पूछ ले, तो आपको चारों के बारे में पता है। इसका जो सही आंसर है वो तीसरा है, बाकी तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2018-19 वाला पेपर हो गया कंप्लीट, वहाँ पे जो क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं। अब ये 2018 का पेपर है जो थ्योरी हुआ था, मतलब रिटन एग्ज़ाम।
इसको पेपर में ऑप्शन नहीं थे, सीधा आपको लिख के आंसर देने थे। सो इन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गैनेस। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गैने का क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है, गैने का क्वेश्चन 2019 वाले पेपर में भी पूछा गया है। इस चीज़ से आप ये हम लोग पीवाई के क्वेश्चन इसी वजह से कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया हो जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आ रहा है। इसी वजह से हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा कि गैने क्वेश्चन यहाँ भी आया है और 2019 के पेपर में भी आया था। आपको इस टॉपिक को काफ़ी केयरफुली रीड करना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है बेसिकली अकॉर्डिंग टू गैनेस लर्निंग हायरार्की हाईएस्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज। सेम ही क्वेश्चन है बट उसमें पूछ लिया गया था ऑप्शन बाय, जिसकी वजह से क्वेश्चन में थोड़ा आसानी हो रही थी। बस यहाँ पे डायरेक्ट पूछ लिया है कि लास्ट टॉप लेवल क्या है। मैंने आपको 8 बताए थे, उसमें से टॉप लेवल भी बताया था, क्या था? प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह। अब यहाँ पे खाली स्थान इस टाइप का क्वेश्चन आपको सीटेट में ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे आपको फिल करने के लिए सीधा किसका किसकी यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी होगी और समझने में आसानी। मौलिकता, नवीनता तथा प्रवाह किसके घटक हैं? आपने ये डायरेक्टली पूछ लिया गया। ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये तीनों ही रिलेटेड हैं क्रिएटिविटी से। सृजनात्मकता काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीडीपी का, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ भी पूछा गया है। अभी पिछला पेपर जो हम अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उनमें 2 क्वेश्चन थे, वो भी वहाँ पे भी कई बार पूछा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी चिंतन के महत्व पर बल देता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक एम्फासिस द इम्पोर्टेंस ऑफ विश थिंकिंग इन टीचिंग गिफ्टेड चिल्ड्रन। यहाँ पे प्रतिभाशाली बालक के बारे में बात हो रही है। तो प्रतिभाशाली बालक होते हैं क्रिएटिव, और क्रिएटिव की वजह से वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका हो जाएगा अपसारी चिंतन। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड है। इसका एक और अपोजिट लेवल होता है अभिसारी, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। दोनों वर्ड के मतलब आपको पता होने चाहिए, किस वर्ड का क्या मतलब है, कहाँ यूज होगा, क्या चीज़ है। इन सबका पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग जब थ्योरी क्लास करेंगे, बट मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा बता दे रहा हूँ। आप सारे चिंता में डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जैसे हम लोग किसी को फ़ोन करते हैं, तो जब कॉल इंगेज करते हैं, किसी को भी दूसरे व्यक्ति को भी कॉल कर सकते हैं एक ही टाइम में। मतलब एक ही तरीके से डाइवर्ट तरीके से किसी भी डायरेक्शन में सीखने की जो क्रिएटिविटी लेवल होता है, लर्निंग बेसिस होता है, वो प्रतिभाशाली बालक की ही क्षमता होती है कि वो चारों तरीके का अपना एनवायरनमेंट देख के सीखता है। तो इस वजह से डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइवर्शन थिंकिंग लीड्स टू द बेस्ट creativity and learning technique is emphasized by the teaching gifted children। इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा अब सारी चिंतन। आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलबर्ग्स थ्योरी एक्सप्लेन्स विच डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। कोलबर्ग का सिद्धांत एक बालक की किस विकास की व्याख्या करता है? काफ़ी सिंपल है कि कोलबर्ग के बारे में पूछा गया, आपने टेट में पढ़ा होगा। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट, और भी मीनिंग है कई। मोरल डेवलपमेंट मैंने यहाँ पे लिया है। तो कोलबर्ग का जो डायरेक्टली अपना इन्होंने थ्योरी बाय थ्योरी जो भी दी थी,
वो नैतिक विकास से संबंधित दी थी। तो चिल्ड्रन के इन्होंने बताया था, चाइल्ड के बालक के बारे में बताया था कि बालक का जो विकास है वो ग्रोथ, एनवायरनमेंट, हर चीज़ से है, बट उसका जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी उसको एम्फोसाइज करता है। उसके जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। थ्योरी क्लास में हम इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी इसका फिलहाल जो आंसर है वो नैतिक विकास है। बिल्कुल सही आंसर है, आपको याद रखना है, एक आइडिया हो जाएगा। अब चलते हैं नए क्वेश्चन पे। An infant of below 15 months age at what stage of language development? एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है? ये चाइल्ड डेवलपमेंट से है आपका। यहाँ पे सीधा पूछ लिया गया है कि शिशु की जो 15 माह का होता है वो माँ अवस्था बोली जाती है। बच्चा माँ के पास रहता है, मातृत्व अवस्था होती, मातृत्व अवस्था भी बोलते हैं उसको। सो यहाँ पे बच्चे में जो बाकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होती है। जो स्टार्टिंग के 15 ऑफ मंथ्स होते हैं वहाँ पे बच्चा बाकिंग मतलब बलबलाना, इस चीज़ में, क्योंकि वो माँ के पास रहता है तो वो जिस चीज़ को उसको ज़रूरत होती है या बात करने का उसका जो तरीका होता है वो बलबलाना होता है, बाकिंग होता है। इसी तरीके से वो बात करता है। आपको क्लियर हो गया होगा, 95 का जो आंसर होगा वो बलबलाना है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नया नेक्स्ट पेज में नया क्वेश्चन है, सीखने के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? हु एडवोकेटेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? टी एंड डी। काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सबको पता होना चाहिए, अगर आप सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। सो आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, सबको जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं और जो इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में, सिलेबस को काफ़ी डीपली पढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो उनको जॉब मिले। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं किसने इसको एडवोकेट किया है। बट अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभिक्रमित अधिगम किसके अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें अभिकृत अनुदेशन अधिगम बोल दिया गया, अनुदेशन भी बोलते हैं। ये बेसिकली स्किनर ने बताया था जब इन्होंने अपनी लर्निंग थ्योरीज दी, तो उन्होंने बताया था अभिक्रमित लर्निंग थ्योरी है उसके बारे में उन्होंने बताया था डायरेक्टली। बाकी जब हम लर्निंग थ्योरीज पढ़ेंगे तो हम इस बारे में डायरेक्ट डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 98 भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा के लिए की गई है? द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई इज एस्टैब्लिश्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। फिर से यही क्वेश्चन सेम है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन किया था, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर उसी ईयर में आया है, इसीलिए हम ये सारे डिस्कशन कर रहे हैं। आपको इन सब चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देना होता है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। आप हर चीज़ पे नज़र रख रहे हैं, आप देख रहे हैं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस याद करना, पढ़ लेना किसी के बस का नहीं होता है, किसी को नहीं याद हो सकता है। बट एज ए स्टूडेंट आपको थिंक करना है कि किस टॉपिक, किस क्वेश्चन, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, उस चीज़ को मुझे पकड़ बना के रखनी है, जब क्योंकि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए। सो 98 जो आपका था, मैंने उसमें क्वेश्चन में खुद आंसर दिया था, तो आपका सीधा आंसर यहाँ पे हो जाएगा दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए। सो बेसिकली इसका स्थापना वर्ष जो था वो 1986 में था। जो तब तक ये संवैधानिक निकाय नहीं था, बट 1992 में 22 जून को पार्लियामेंट में इसका एक वो आता है, लॉ के रूप में इसको पार्लियामेंट में लाया जाता है और इसको एक संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया जाता है। सो आपको एस्टेब्लिश्ड ईयर भी अब पता है, किसके लिए बनाया गया वो भी पता है, और इसका वो हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता
अब आपको ये भी पता है, इस क्वेश्चन के जो चारों चीज़ें, पांचों चीज़ें थी, पूरे डिटेल में मैंने आपको बता दिया, अब आपको सब पता है, आपको इसको याद करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि क्षमता से। व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ फीबल माइंडनेस बेस्ड ऑन आईक्यू? बुद्धि लब्धि के आधार पर मंद बुद्धिता के स्तर का सही क्रम है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 82, सॉरी 70 to 50। इसमें आईक्यू लेवल के बारे में पूछ रहा है कि आईक्यू लेवल का जो केवल माइंडसेट बेस्ड आईक्यू मंद बुद्धिता का स्तर का सही क्रम क्या है, तो आपका 70 to 80 हो जाएगा। इसके बाद आएगा आपका 90 to 110, जो आएगा सामान्य बुद्धि। इसके ऊपर का जो आ जाएगा वो प्रतिभाशाली बालक का हो जाएगा। चलते हैं नए क्वेश्चन पे। द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? आत्मसातकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? यहाँ पे आत्मसात और एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन के बारे में पूछ रहा है, जो कि आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिसको जीन पियाजे ने बताया था। जीन पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, पी, सी, एस, पी, सी, एफ। सेंसरी मोटर, प्री सेंसरी मोटर, और हो जाएगा फॉर्मल, और आपका यहाँ पे हो जाएगा कॉन्क्रीट, अमूर्त। फॉर्मल हो जाएगा, सेंसरी हो जाएगा, कि चारों के बारे में अलग अलग बताया था। तो इसमें आत्मसात का समायोजन भी उन्होंने बताया है, जो आपका सेकंड नंबर पे आता है इसमें। तो जब हम जीन प्याजे को पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे। सो होप आपको सारे क्वेश्चन आपको आप समझ में आए होंगे, आपने देखा होगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, किस टॉपिक से बेहतर क्वेश्चन आए, किस टॉपिक को आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। सारे क्वेश्चन पे मैंने जो हो सकता था मैंने डिस्कस करके बताया। वीडियो को ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते क्योंकि बेसिक क्वेश्चन ही है, आपने पहले भी किए होंगे, जिन्होंने नहीं किए उनके लिए तो और अच्छा है, बेहतर आप कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उस पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे इसकी वीडियो पे। अगला थ्योरी क्लास होगी आपकी, सीडीपी की नेक्स्ट क्लास जो होगी, और उसके बाद हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस के जो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग आगे पढ़ेंगे, सिलेबस को कवर करेंगे। बाकी अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और डू शेयर अपने दोस्तों और मित्रों जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन तक पहुँचाएँ। बाकी जितना भी हो सकेगा, अभी 2 क्लासेस सब्जेक्ट वाइज चल रही हैं, अब आज से 3 हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। आपका सीडीपी आपका मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और अनुज सर आपका साइंस का पोर्शन जो है पूरा वो कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करेंगे कि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मैथ की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करवाई जाएंगी जल्द से जल्द, और लैंग्वेज का जो पोर्शन है उसकी क्लासेस भी नेक्स्ट वीक से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बट श्योरली अभी हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही आपको क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट अभी नहीं है हम लोगों के पास कि लाइव क्लासेस हो पाए। अगर आप शेयर करते हैं, चैनल को आगे बढ़ाते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं, तो जिस तरीके से हम लोगों का चैनल ग्रो करेगा उसी हिसाब से हम आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के साथ आपको थ्योरी वाइज जो क्लासेस पेड कोर्सेज में मिलती हैं, बाकी पेड कोर्स आप दूसरे यूट्यूब चैनलों से खरीद के पढ़ते हैं, वही स्टडी मटेरियल सेम आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबको बताएं और पहुंचाएं। इसके साथ ही हम आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। इसके लिए